आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि रॉल्स लॉ समझाने के लिए मैं कुछ टर्म्स यूज़ करूँगी, जैसे प्रेशर, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, मोल, मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता होगा तो तभी आप रॉल्स लॉ को समझ पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वेपर के साथ। वेपर क्या होता है? कोई भी लिक्विड या सॉलिड जब अपनी स्टेट छोड़ के गैसियस स्टेट में चला जाता है तो उसको कहते हैं वेपर। मीन्स जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स अपनी स्टेट को छोड़ के, लिक्विड स्टेट को और सॉलिड स्टेट को छोड़ के जब वो गैसियस स्टेट में चले जाते हैं तो उसको कहते हैं हम वेपर्स। जैसे एग्जांपल, वाटर सॉलिड में होता है आइस की फॉर्म में, वाटर लिक्विड की फॉर्म में होता है, जो 99% जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, जिनको हम वाटर के वेपर कहते हैं। मीन जब वाटर अपनी लिक्विड स्टेट छोड़ के या सॉलिड स्टेट छोड़ के, जब इन्होंने अपनी स्टेट छोड़ के जब वो गैसियस स्टेट में गए तो उनको कहा गया वेपर। तो जिस लिक्विड के वेपर बने या जो लिक्विड गैसियस फॉर्म में गया तो उसका नेम वही आ जाएगा। लाइक वाटर के वेपर्स बने, वाटर मॉलिक्यूल्स हवा में गए और गैसियस फॉर्म में गए तो वेपर आ गए, वाटर वेपर। सो नेक्स्ट कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल होगा और वो लिक्विड फॉर्म से जाएगा गैसियस स्टेट में, लेकिन रूम टेम्परेचर पे भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसियस फॉर्म में जा सकते हैं या जाते हैं। जैसे एग्जांपल लो कि जब घर में हम सफाई करते हैं, जब पोछा लगाते हैं तो वहाँ पे तो कोई नहीं होता जो आपकी ज़मीन को 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे और आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट हों और हवा में चले जाएँ, गैसियस फॉर्म में चले जाएँ, ऐसा तो नहीं होता। और सेम थिंग अगर आप एक गिलास पानी लो और उसको 1-2 दिन ऐसे ही ओपन रहने दो तो पानी का लेवल कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड फॉर्म में वो गैसियस फॉर्म में चले आके वो हवा में चले गए, पानी उड़ गया। तो मीन्स रूम टेम्परेचर पे भी एक स्टेट गैसियस स्टेट में जा सकती है, जरूरी नहीं है कि उसको उतने डिग्री टेम्परेचर ही चाहिए। तो जब एक लिक्विड या सॉलिड अपनी स्टेट छोड़ के गैसियस स्टेट में जाता है तो उनको हम कहते हैं वेपर। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल ने लिक्विड फेस को छोड़ के गैसियस स्टेट में गए तो उनको कह दिया वाटर वेपर। सेम अगर पानी के मॉलिक्यूल्स ग्लास में हैं तो वो लिक्विड की फॉर्म में है, और अगर पानी के मॉलिक्यूल्स हवा में है तो वो वाटर वेपर की फॉर्म में है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको ये तो पता ही है हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, राइट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये क्या है? ये है एलिमेंट्स। ये क्या है? एलिमेंट्स। और यहाँ पे 2H है एंड 1O है। 2H का मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, और एटम्स मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कि H2O। मीन्स 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, ये एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, जैसे ये बना वाटर का मॉलिक्यूल। सेम थिंग अगर कोई भी लिक्विड और सॉलिड अपनी स्टेट को छोड़ के उनके जब मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं वेपर्स। हमें भी ये पता चल गया कि वेपर्स क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ना है कि वेपर प्रेशर क्या होता है। जो वेपर्स प्रेशर लगाते हैं ना उन्हें हम कहते हैं वेपर प्रेशर। मतलब वेपर क्या है? वेपर उस पर्टिकुलर लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वन मोर टाइम, वेपर्स क्या है? उस स्पेसिफिक लिक्विड या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा जो प्रेशर वेपर्स लगा रहे हैं, मतलब लिक्विड और सॉलिड के जो भी स्पेसिफिक लिक्विड या सॉलिड की हम बात कर रहे हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्या प्रेशर लगा रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में क्या प्रेशर लगा रहे हैं, उनको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो मान लो कि ये एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने भर दिया पानी, तो इसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। एक बात समझो कि जो पानी है ना, पानी की एक ड्रॉप है ना जो, वो मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल से बनी हुई है। क्या मतलब है कि जो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है ना, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है ना, वो मिलियंस बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल से बनी हुई है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर ये कंटेनर में हमने पानी भरा, एक ड्रॉप ही जो इतने मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल से बनी है, तो ये वाला जो पानी, जिस कंटेनर में इतना सारा पानी है, तो इसमें तो बहुत 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 सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। और जैसे मैंने बताया कि वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी होता है और वाटर गैसियस फॉर्म में भी होता है, जिसको हम वाटर के वेपर्स कहते हैं। तो इस कंटेनर में वाटर के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में भी होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स गैसियस फॉर्म में, मींस वेपर की फॉर्म में भी होंगे। अभी ये थिंग ध्यान से सुन लो, ये समझ गए ना, फिर आप नेक्स्ट बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ना वो इजीली समझ पाओगे। नॉट द रॉल्स लॉ, लेकिन आगे भी जितने भी टॉपिक्स हैं ना, अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपके लिए वो बहुत ईजी हो जाएंगे। तो ये मान लो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स मान लिए। इनमें कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी। इंटरमॉलिक्यूलर मींस इनके मॉलिक्यूल्स की आपस में फोर्स होगी, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तभी तो ये एक साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स रह रही हैं तो, और वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है।
अगर तो इनमें इंटरमॉलिक्यूल फोर्स अट्रैक्शन कम थी तो ये फिर इन्होंने कोई अट्रैक्शन नहीं फील करनी थी, तो इन्होंने तो फिर दूर दूर होना था वाटर के मॉलिक्यूल्स ने। और अगर यही वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये फिर गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में हैं। मतलब अगर कोई भी लिक्विड की फॉर्म में चीज एग्जिस्ट कर रही है ना, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनके अंदर ऐसी अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से वो इकट्ठे रह रहे हैं और लिक्विड की फॉर्म में रह रहे हैं। देन जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ऐसी बात तो नहीं है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे जैसे रखे हैं वैसे ही सीधे के सीधे खड़े हैं, स्टेडी हैं, ना कहीं मूव कर रहे, ना इधर मूव कर रहे, ना उधर मूव कर रहे, एकदम स्टैचू की तरह नहीं ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक जगह टिक के नहीं बैठते, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कोई स्लो स्पीड में जा रहा है, कोई फास्ट स्पीड में जा रहा है, कोई मॉडरेट स्पीड में जा रहा है, मीन्स ये भागे जा रहे हैं इधर उधर इधर उधर। और जब ये इधर उधर भागेंगे, अभी देखो आपको पता है कि एक ड्रॉप में इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस कंटेनर में कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये अकेले तो भागेंगे नहीं, इनके साथ और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भागेंगे। और यहाँ पे तो क्राउडीनेस बहुत ज़्यादा होगी, बहुत क्राउड होगा, क्योंकि आसपास हर जगह वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो जब ये भागेंगे, ये टक्कर लगेगी इनकी एक दूसरे के साथ, कोई दीवार के साथ लगेगा, कोई एक दूसरे में बजेगा, राइट। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, वाटर में भी और एयर में भी। क्योंकि मैंने बताया कि इस कंटेनर में जो पानी है वो वाटर लिक्विड की फॉर्म में तो है, लेकिन वो वेपर्स की फॉर्म में भी है, हवा में भी है। और जी हवा में इस पे भी तो वाटर के वेपर्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर भी ये आपस में लड़ेंगे और नीचे वाले भी आपस में लड़ेंगे, राइट। तो ये लड़ेंगे कैसे? इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तो ये लड़ेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी तो ये भागेंगे, टकराएंगे। तो जिस एनर्जी की वजह से ये मूवमेंट कर रहे हैं उनको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी जो हेल्प कर रही है इनको इधर उधर भागने को, वो उनको मिलती है सराउंडिंग से, आसपास हीट से, रूम टेम्परेचर से ही सराउंडिंग से मिलती है इनको वो एनर्जी। और जैसे मैंने बताया कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, कोई भाग रहा है, कोई स्लो भाग रहा है, कोई मॉडरेट भाग रहा है, कोई हाई स्पीड पे भाग रहा है, तो ये एक जगह टिकते नहीं है। तो जब ये भागेंगे, इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो इतना भागेंगे तो एक साथ टकराएंगे, दीवार के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो उनमें क्या होगी? कोलिजन। टकराना ही मतलब एक दूसरे के साथ बजना ही कोलिजन है। तो जब आपस में टकराएंगे तो कोलिजन होगी। जब एक मॉलिक्यूल इधर भागा तो इस वाले मॉलिक्यूल को सारी की सारी एनर्जी मिल गई, ये मॉलिक्यूल भी इधर भागा तो इसने अपनी एनर्जी भी इधर दे दी। मतलब कि जब वो भागते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाती है। मतलब कि आपने किसी को धक्का दिया, ठीक है, उसको किसी और ने भी धक्का दे दिया, तो वो तो बहुत दूर जाके गिरेगा, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो वो तो बहुत दूर जाके गिरेगा। वैसे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो क्या होगा? एनर्जी एक से दूसरे में जाएगी। तो फिर जिस वाटर मॉलिक्यूल के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा धक्के लग जाएंगे ना दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के वजह से, तो उसके पास क्या होगा? सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब उसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ना, तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी ना, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में था, वो ओवरकम हो जाएगी। जिसकी वजह से जो वो वाटर मॉलिक्यूल था ना, जिसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तो वो अपनी लिक्विड फॉर्म को छोड़ के वो चला जाएगा हवा में। कहाँ? यहाँ से होके वो चला जाएगा अप, यहाँ पे हवा में। तो क्या हुआ? जिसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो ओवरकम हो गई, और जो वो वाला वाटर मॉलिक्यूल था वो हवा में चला गया। जब वो हवा में चल गया, लिक्विड स्टेट से वो जब गैशियस स्टेट में चला गया, तो अभी वो वाटर वेपर बन गया। लिक्विड स्टेट से गैशियस फॉर्म में जाने को या फिर लिक्विड से वेपर बनने के प्रोसेस को कहते हैं हम इवेपोरेशन। तो वाटर वेपर्स बन गए, पानी उड़ के वेपर्स बन गया, तो वो होगी प्रोसेस इवेपोरेशन हो गई वहाँ पे। तो जब इवेपोरेशन हो गई, अभी देखो जब इवेपोरेशन हो गई तो सारे के सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, जितने भी जिनको भी ज़्यादा एनर्जी मिली है, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी मिली है, वो हवा में चले गए इवेपोरेशन करके, यहाँ पे आ गए। जब ये यहाँ पे आ गए हैं तो मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स, तो क्या ये यहाँ पे भी टिक के बैठेगा वाटर मॉलिक्यूल? ये अभी भी टिक के नहीं बैठेगा। तो इस वाटर मॉलिक्यूल ने क्या करना है? फिर दीवारों में जाके बजना, अपने दोस्तों के साथ, आसपास वाले वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करनी है। तो फिर क्या होगा? वाटर के साथ सरफेस ऑफ वाटर, ये देखो पानी है ना, ये पानी का सरफेस है, इसने पानी के सरफेस के साथ भी जाके बजना है, इसने कंटेनर की वॉल्स के साथ भी जाके बजना है, इसने अपने और दोस्तों के साथ भी जाकर बजना है। तो क्या होनी है? कोलिजन होनी है। जब कोलिजन हुई तो वाटर वेपर्स ने जो एनर्जी उन्हें मिली थी ना, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जिनकी वजह से वो वेपर बने थे, वो एनर्जी वही कोलिजन की वजह से उसने लॉस कर देनी है। वाटर वेपर ने वही जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसने लॉस कर देना है। जब उसने काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी तो अभी उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो गैशियस स्टेट में रह पाए, हवा में रह पाए, वाटर वेपर की फॉर्म में रह पाए। तो उसने क्या करना है? उसके बाद क्या होगा? जो लिक्विड है ना, लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना, उसने उस वेपर को वापस लेना है अपने अंदर ही, पानी के अंदर ही वाटर वेपर ने आ जाना है। तो उस प्रोसेस को जहाँ पे वाटर वेपर ने वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में फिर वापस आ जाना है, तो उसको कहना है हमने कंडेंसेशन। समझ आइए? चलिए एक और ओवरव्यू दे देते हैं।
पानी लिक्विड की फॉर्म में इसलिए होता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पास पास रहते हैं, वो लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। तो हमें पता है कि एक वाटर की ड्रॉप में मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑफ हाइड्रोजन उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये तो पूरा का पूरा कंटेनर है पानी का, तो इसमें कितने सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो टिक के तो बैठेंगे नहीं, है ना। स्टडी तो वैसे भी कोई चीज़ नहीं रहती है, तो कोई इधर भागेगी, स्टैचू तो है नहीं, तो कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई मॉलिक्यूल ज़्यादा स्पीड से भागेंगे, कोई स्लो से, कोई मॉडरेट स्पीड के साथ। तो क्या होगा, इतनी सारी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो ये एक दूसरे के साथ लगेंगे, कोई दीवारों के साथ लगेगा, कुछ आपस में लगेंगे। तो ये जो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है भागने की, वो प्रोवाइड कर रहा है सराउंडिंग की हीट प्रोवाइड करिए ये एनर्जी, और उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में भागे, जब इन्होंने कोलिजन करी, मतलब एक दूसरे के साथ जब वो टकराए, तो इनके अंदर जो एनर्जी थी ना वो उसने नेक्स्ट वाले को दे दी जिसके साथ वो टकराया, और जिसको सबसे ज़्यादा टक्करें लगी हैं, जिसको सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ने हिट किया, उस वाटर मॉलिक्यूल को मिल जाएगी सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। जिस मॉलिक्यूल को सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो उसकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उसने उसको ओवरकम करके उसने हवा में चले जाना है। मतलब जिसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई ना जिस वाटर मॉलिक्यूल के साथ, उसने उड़ के चले जाना है, गैशियस फॉर्म में वाटर वेपर बना लेना है, क्योंकि ये वाली एनर्जी इसकी ज़्यादा हो गई है। इसने अभी पानी के पास नहीं रहना, इसने गैशियस फॉर्म में चले जाना। जब ये गया गैशियस फॉर्म में, तो जब लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्जन होती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो उसने कर दी अपनी इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन कर दी, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जिनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिली थी, वो सभी हवा में आ गए, इनने वाटर वेपर्स बना दिया, यहाँ पे आ गए। जब ये यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है नहीं, एक वाटर वेपर तो है नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये वाटर के लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी टकराएंगे, ये दीवारों के साथ भी टकराएंगे, ये आपस वाले वाटर वेपर के साथ भी टकराएंगे। तो जब ये कोलिजन करेंगे, तो इनकी जो एनर्जी थी वो तो खत्म हो जाएगी, या वो बहुत सारी जो काइनेटिक एनर्जी है जो इनको टकरा के साथ मिली थी वो तो लॉस कर देंगे। जब वो उस एनर्जी को लॉस कर देंगे, तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो गैसियस स्टेट में रह सके। तो जब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो गैसियस स्टेट में रह सके, तो जो वाटर के वेपर्स है ना, वाटर है ना लिक्विड फॉर्म में, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने इस वाटर वेपर को अपने पास ले आना है। और जिस प्रोसेस से गैसियस फॉर्म या वाटर वेपर्स लिक्विड की फॉर्म में वापस आते हैं, तो वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। तो सारे के सारे वेपर्स जो जब वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे, तो वो कंडेंसेशन कर लेंगे। तो इसकी वजह से जो प्रेशर वेपर्स ने लगाया इसकी सरफेस पे, वाटर की सरफेस पे, इसकी वॉल्स पे और आसपास जितना भी प्रेशर इस वाटर के मॉलिक्यूल ने लगाया, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। मींस वेपर्स ने, वाटर के वेपर्स जो इवेपोरेशन करके अप आ गए थे, ऊपर आ गए थे, यहाँ पे आ गए थे, वाटर वेपर्स बन गए थे, उन्होंने जहाँ जहाँ पे जितना भी प्रेशर लगाया है ना कंटेनर की वॉल पे और लिक्विड के सरफेस पे, उस प्रेशर को कहते हैं हम वेपर प्रेशर। सो अभी देखो, अगर तो कंटेनर ओपन होगा, जैसे मैंने बताया था कि जब ग्लास, एक कम पानी का ग्लास लेंगे, 1-2 दिन छोड़ देंगे, तो उसका पानी का लेवल बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड फॉर्म से वो चले गए गैशियस फॉर्म में, मीन्स उन्होंने वाटर वेपर्स बना लिए, और कंटेनर ऊपर से खाली था, तो जो वाटर वेपर्स थे वो हवा में जाकर बाहर जा सकती थी, तो वो बाहर चले गए, वो एस्केप हो गए, वो भाग गए। लेकिन जब कंटेनर ही क्लोज होगा, तो जो इवेपोरेशन के प्रोसेस से वाटर वेपर्स बने, तो वो जाएंगे कहाँ, वो हवा में तो जा नहीं सकते। तो वो जब टकराएंगे एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने पीछे बताया कि जब वो टकराएंगे तो वो एनर्जी अपनी लूज कर देंगे। इवेपोरेशन कब होती है, जब वाटर मॉलिक्यूल, एग्जांपल हमने ली ना जैसे वाटर मॉलिक्यूल की, तो जब मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो उसने इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम कर दिया और हवा में चला गया, उसने वेपर्स बना लिए, इवेपोरेशन हो गई। तो अगर तो कंटेनर ओपन होगा, तो वो जो इवेपोरेशन से जो मॉलिक्यूल्स बने हैं वेपर्स की फॉर्म में, तो वो तो उड़ जाएंगे। पर अगर कंटेनर ही बंद होगा, तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स फिर से आपस में टकराएंगे, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा, वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगा, क्योंकि वो बाहर तो जा नहीं सकता है, लेकिन उसने बाहर जाने की कोशिश तो करनी है वेपर्स ने, लेकिन वो जा नहीं सकता। हार के जो वाटर के वेपर्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज कर देंगे, तो वो वेपर्स की फॉर्म में से फिर लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, जिनको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि क्लोज कंटेनर में इवेपोरेशन होती है, मींस वेपर्स बनते हैं, लिक्विड से वेपर्स बनते हैं, जब वेपर्स की एनर्जी कम हो जाती है, तो वेपर्स से फिर लिक्विड फॉर्म में वो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मींस इवेपोरेशन होती है, उसके साथ साथ कंडेंसेशन भी होती है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन, इवेपोरेशन कंडेंसेशन। तो ये कहते हैं कि क्लोज कंटेनर में जितनी इवेपोरेशन हो रही है उतनी ही कंडेंसेशन होती है। जब जितनी अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन हो रही है, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन हो रही है। रेट जब इन दोनों का सेम है, इवेपोरेशन का और कंडेंसेशन का, तो इसका मतलब है वहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। मतलब जितनी इवेपोरेशन हो रही है, जितना रेट इवेपोरेशन का है, उतना ही रेट है कंडेंसेशन का। मतलब जितने वेपर्स बन रहे हैं लिक्विड से, उतने ही वापस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वापस आ रहे हैं पानी में। तो हमने वेपर प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा कि वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapor molecules above a liquid on the surface of a liquid and the walls of the container when the liquid and vapor are in a dynamic equilibrium at a particular temperature। मतलब वेपर प्रेशर का क्या था, वो प्रेशर जो वेपर लगा रहे हैं किसके, लिक्विड के। जो लिक्विड उस कंटेनर में प्रेजेंट है, उस कंटेनर के जो लिक्विड जब वेपर्स बन रहे हैं, वो वेपर जो प्रेशर उस लिक्विड पे लगा रहे हैं और उस कंटेनर पे लगा रहे हैं जितना प्रेशर, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तब इसकी 2 कंडीशंस हैं।
कि एक का जो कंटेनर है वो क्लोज होगा, सेकंड जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने अभी बताया कि जब जितनी इवेपोरेशन हो रही है, जितने वाटर, जैसे एग्जांपल हमने वाटर की ली थी, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन रहे हैं और जितने वेपर्स वापस लिक्विड फॉर्म में वापस आ रहे हैं, जब इनका रेट सेम हो जाएगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर है, हमने कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर कोई भी बच्चे को उसको प्रोवाइड नहीं किया है कंटेनर को। तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, उस लिक्विड से बने हुए वेपर्स का प्रेशर उस कंटेनर के ऊपर और उस लिक्विड के ऊपर, जब लिक्विड एंड वेपर जब इक्विलिब्रियम में थे। एक मैंने हिंदी फॉर्म में भी लिखा है कि वो वेपर प्रेशर क्या है, वो प्रेशर है जो वेपर लगा रहा है लिक्विड के सरफेस के ऊपर और वॉल्स ऑफ कंटेनर जब लिक्विड एंड वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में है। मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन जब सेम है, जब सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन एंड सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब कंडेंसेशन हो रही है, तब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मीन्स इजी क्या कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर, जिस लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिस लिक्विड के वेपर्स बन रहे हैं, तो उसके वेपर्स ने जितना प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगाया और उसके वॉल की कंटेनर्स पे लगाया, उसी प्रेशर को कहते हैं हम वेपर प्रेशर। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो वेपर्स कैसे बन रहे थे, जितने इजीली वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, ये ध्यान पे रखना बात। वेपर प्रेशर जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो वेपर्स बनाएंगे, राइट। जहाँ फिर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब वो कम होगी तब वेपर्स ज़्यादा जल्दी बनेंगे, राइट। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे 4 फैक्टर्स लिखे हैं हमने, जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको ब्रीफली। टेम्परेचर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल को जो काइनेटिक एनर्जी मिली थी तो तभी तो उसने इवेपोरेशन करी थी, तभी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे जो वो चले गए थे वेपर्स की फॉर्म में। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे, जब ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, मीन्स एयर में जो कंटेनर की एयर में ज़्यादा वेपर्स बन जाएंगे, वो ज़्यादा फोर्स करेंगे, कोलिजन करेंगे एक दूसरे के साथ, और कंटेनर्स की वॉल पे बहुत सारा प्रेशर लगेगा, बहुत सारा प्रेशर लिक्विड के सरफेस पे लगेगा। तो जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ लिक्विड, की लिक्विड का नेचर कैसा है, कि अगर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा, वेपर्स की फॉर्म में कम जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो वेपर्स की फॉर्म में नहीं जाएगा तो उसका क्या होगा, लेस वेपर प्रेशर होगा। वही अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि मैंने बताया कि एक लिक्विड तभी लिक्विड रहता है कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा हो, तो जब वो कम हो जाएगी तो वो तो ईजिली वेपर्स बन जाएंगे, क्योंकि हमने उसकी एनर्जी ही लो करनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेंगे तभी तो वो बॉन्ड ब्रेक होंगे या ओवरकम करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होगी तभी जो लिक्विड है वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जितनी ज़्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो मॉलिक्यूल्स कम आपस में रहेंगे, तो लिक्विड फॉर्म कम रहेगी, लिक्विड कम फॉर्म कम रहेगी तो वो वेपर्स बनना चाहेगा, वो गैसियस फॉर्म में जाना चाहेगा। तो जितना वीक होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा वेपर का प्रेशर, मतलब उतने ही ज़्यादा बनेंगे वेपर्स, राइट। तो हमने एग्जांपल ली इथेनॉल की और ईथर की। इथेनॉल होता है C2H5OH, OH इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसके जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा नहीं बनेंगे, या फिर ईथर के कंपैरेटिवली बहुत कम बनेंगे। तो इन दोनों में से जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम उनके बनेंगे वेपर से ज़्यादा, जिनके बनेंगे वेपर ज़्यादा उनका वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा। तो यहाँ पे ईथर का वेपर प्रेशर होगा ज़्यादा। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा, मीन्स हमें जिसको कम एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी वही तो इजीली जो अपने मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में लेके आएगा। मीन्स कि हमें 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए टेम्परेचर वाटर को इवेपोरेशन करने में या वाटर को वेपर्स बनाने में। ये समझ लो कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट लगेगी उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। जब ब्रेक होगी या वीक होगी या ओवरकम होगी फिर ही वो मॉलिक्यूल्स उसको बनाएगा, वेपर्स बनाएगा। लेकिन जिनका बॉइलिंग पॉइंट ही कम है, मीन्स वो कम टेम्परेचर भी ईजिली मॉलिक्यूल्स बना रहा है वेपर्स की, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसके वेपर्स ज़्यादा ईजिली बनेंगे। नेक्स्ट है प्योरिटी, लिक्विड कितना प्योर है कितना प्योर नहीं है। एग्जाम्पल ले लो वाटर की, क्योंकि हम ज़्यादातर वाटर की ही एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, तो हम अभी भी वाटर की ही लेंगे। प्योरिटी, अगर तो लिक्विड प्योर होगा, प्योर मीन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है उसके अंदर, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है, लाइक वाटर मीन्स यहाँ पे सिर्फ H2O मॉलिक्यूल ही है, तो ये प्योर है, इसमें कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है और किसी टाइप का मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें सिर्फ H2O मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया प्योर, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, इसमें एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। तो जब तो प्योर लिक्विड होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर ज़्यादा बनेंगे। क्यों? ये है लिक्विड वाटर का, तो वाटर के लिक्विड पे अगर है सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल तो यहाँ पे तो सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो यही वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। तो
क्या होगा कि जितने वेपर्स बनेंगे उतना वेपर प्रेशर। अच्छा ये देखो कि जब लिक्विड प्योर नहीं होता है तो फिर क्यों ऐसा होता है। से फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया अभी सोल्यूशन ले लिया, कौन सा ले लिया, हमने ले लिया चलो साल्ट एंड वाटर ले लिया। सॉल्ट है सल्यूट, वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्ट और वाटर का सॉल्वेंट ले लिया तो इसमें क्या है, इसमें साल्ट मीन्स NaCl, ठीक है। तो इसमें NaCl के मॉलिक्यूल भी हैं, अभी इनमें H2O वाटर के मॉलिक्यूल भी हैं। मतलब इसकी सरफेस पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है, इसमें सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी हैं जो नॉन वोलेटाइल, जो वेपर्स नहीं बनाएगा। मतलब कि यहाँ पे अभी यहाँ जहाँ पे सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ये तो फिर इजीली है कि यहाँ पे जो भी वेपर बनेगा वाटर का ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आधे वाटर के वेपर्स, आधे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और आधे सॉल्यूट मतलब सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें सिर्फ 50% ही वेपर्स बनेंगे, क्योंकि 50% ही ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे वेपर्स कम बने इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि ये तो 100% इसके वेपर्स बनने, इसमें सिर्फ बनने हैं वाटर के, क्योंकि इसमें सॉल्ट भी है। तो जिसमें वेपर्स ज़्यादा बने तो उसका वेपर प्रेशर हुआ ज़्यादा। अभी देख लो वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, क्योंकि हमने केवल टर्म्स आगे यूज़ करनी है। वोलेटाइल को मान लो कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इजीली हवा में चले जाते हैं, जब वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। मतलब हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने कोई टेम्परेचर उनको प्रोवाइड नहीं करा, हमने कुछ उसको प्रोवाइड नहीं करा, उसको हमें ऐसे कंटेनर में रख दिया, उसको जो कंटेनर का लिड है वो ओपन कर दी तो वो हवा में चला जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद हवा में चला जाएगा। मीन्स वो वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, जिनकी इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है। रूम टेम्परेचर पे भी वो इवेपोरेट हो सकते हैं, हमें कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं कह रही हूँ कि कोई सब्सटेंस इवेपोरेशन कर रहा है, मतलब वो अपने लिक्विड या सॉलिड फॉर्म से कहाँ जा रहा है, वेपर्स की फॉर्म में, तो क्या होगा, इसमें वेपर्स बनेंगे। और जितना ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जितने इजीली वेपर्स बनेंगे, उतना ज़्यादा उसका वेपर का प्रेशर होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वेपर्स उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाएगा, और जितना प्रेशर लगाएगा वो वेपर, उसी को कहते हैं हम वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे वही कंडीशन कि लिक्विड और वेपर मीन सॉलिड लिक्विड और वेपर के बीच में होनी चाहिए इक्विलिब्रियम। मतलब जितना लिक्विड से वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से लिक्विड बन रहा है, तो जितना सॉलिड से वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से सॉलिड बन रहा है। तो वो हो गए वोलेटाइल सब्सटेंस जो बिना एक्सटर्नल हीट या कुछ भी प्रोवाइड करने से अपने आप ही वेपर्स बना देते हैं, अपने आप ही उड़ जाते हैं। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो वेपर्स नहीं बना सकते। मीन्स वोलेटाइल का उलट, इवेपोरेट इजीली नहीं होते, रूम टेम्परेचर पे तो होते ही नहीं है, तो वेपर्स बहुत कम बनाते हैं, लेकिन बनाते भी तब है जब हम इनको बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जो ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे वेपर्स नहीं बनाता तो वो होते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन या सब्सटेंस, जैसे सोल्यूट, शुगर, साल्ट। और अगर हम बात करें हनी की, हनी क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन है। अगर हम हनी को ऐसे रख देंगे तो वो हवा में उड़ेगी नहीं, जैसे पानी उड़ जाता है। तो हनी क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। और आपको ये तो पता ही है कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सॉल्ट मीन सल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ है। जैसे हमने एग्जांपल ली सॉल्ट वाटर की, तो उसमें सल्यूट क्या है, सॉल्ट, एंड वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो उससे हमें सोल्यूशन बिना सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देन हम पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है, वेरी इजी वे में पढ़ेंगे कि मोल क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। फिर हमने पढ़ना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, क्योंकि हमने वेपर प्रेशर तो पढ़ लिया, अभी पढ़ेंगे कि हम पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है। फिर हम रियल पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, क्योंकि आपको रॉल्स लॉ फिर ही समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने पार्शियल प्रेशर यूज़ करा है, वेपर प्रेशर यूज़ करा, तो आप मोल यूज़ करे हैं। तो अगर आपको इन टर्म्स के बारे में पता होगा तभी आप रॉल्स लॉ को पता कर पाओगे, समझ पाओगे। तो बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।